यूजीसी एक्ट पर पूरे देश में मचे बवाल के बीच सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस नियम पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए नियम के गलत इस्तेमाल की आशंका जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और यूजीसी को नोटिस भी जारी कर जवाब मांगा है। साथ ही याचिकाकर्ता के पक्ष में टिप्पणी करते हुए नियमों पर सख्त रुख अपनाया है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि यूजीसी के जाति संबंधी नियम साफ नहीं है, जिसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। हमें जाति विहीन समाज को और बढ़ाना चाहिए। ऐसे नियम हमें पीछे ढकेल सकते हैं। हमें उस स्टेज पर नहीं जाना चाहिए जहां हमारे पास अलग अलग स्कूल हों। वहीं कोर्ट के ऑर्डर पर याचिकाकर्ता के वकील विष्णु शंकर जैन ने संतुष्टि जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करते हुए अंडर आर्टिकल 142 जो यूजीसी रेगुलेशंस 2012 हैं, उनको इन ऑपरेशन किया, उनको प्रभावी किया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से नियमों का ड्राफ्ट फिर से तैयार करने का निर्देश दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। बता दें कि यूजीसी ने 13 जनवरी 2026 को नए नियम जारी किए थे। नए नियमों में भेदभाव की परिभाषा में जाति आधारित भेदभाव को जोड़ा गया था। वहीं झूठी शिकायतों के लिए जहां सजा का प्रावधान था, उसे हटा दिया गया था। वहीं यूजीसी एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद बसंत में भी फागुन वाली होली की शुरुआत दिख रही है। कई लोग खुशी का इजहार करते हुए एक दूसरे पर गुलाल लगाते दिख रहे हैं, तो कहीं मिठाइयां बांटी जा रही हैं। जिसकी तस्वीर बिहार के नवादा से आई है। नवादा में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर स्वर्ण समाज में जबरदस्त उत्साह दिखा। एक दूसरे को अबीर लगाकर होली खेली गई। वहीं ऐसी ही तस्वीर लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी दिखी, जहां कई छात्र एक दूसरे को मिठाई खिलाते नजर आए। साथ ही नारेबाजी भी की। इस दौरान छात्रों ने कोर्ट के फैसले का स्वागत भी किया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत स्वागत योग्य है। आज बंटवारे का फरमान जो कि हम छात्रों के बीच में आपसी फूट डालने का प्रयास किया गया था। हालांकि इस दौरान कई ऐसे भी छात्र रहे जिन्होंने सरकार की मंशा पर सवाल किए। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया ना, सुप्रीम कोर्ट के स्टे से गवर्नमेंट या यूजीसी का जो इंटेंट है वो तो चेंज नहीं हुआ। अच्छा तब लगता जब सरकार खुद बोलती सामने से कि हमने रिफॉर्म्स किया, हमने कुछ चेंज किया। वहीं कोर्ट के स्टे के बाद कहीं जश्न तो कहीं अब भी शोले भड़क रहे हैं। वहीं यूजीसी एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सियासत भी जारी है। जहां समाजवादी पार्टी इस मुद्दे पर बेहद ही सावधान नजर आ रही है, तो कांग्रेस मोदी सरकार पर अब जाति के नाम पर भेदभाव का आरोप लगा रही है। हम सबका मानना यही है कि दोषी बचे ना और निर्दोष के साथ अन्याय होना। सवाल ये है कि यूजीसी जैसा नियम जो कि सनातन धर्म के लिए बहुत बड़ा खतरा है। सनातन धर्म में जातियां हैं। जातियां इसलिए नहीं है कि एक दूसरे से लड़ें कोई, जातियां इसलिए हैं कि सब लोगों की आजीविका परंपरागत रूप से सुरक्षित रहे। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। सरकार संविधान से चल रही है। देश में आग लगाते हैं और इसलिए लगाते हैं कि लोग वास्तविक मुद्दों से ध्यान हट जाए। उत्तर प्रदेश की आगरा पुलिस ने 5 दिनों के अंदर ही हत्या के आरोपी को ढेर कर दिया। हत्यारे अरबाज ने 24 जनवरी को रंगबाज की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी थी और इसके बाद से ही पुलिस इन आरोपियों की तलाश कर रही थी। इसी तलाशी के बीच योगी फोर्स का आरोपी अरबाज समेत उसके साथियों से सामना हुआ। पुलिस ने अरबाज का यमराज वाला टिकट काटा तो उसके साथियों को अस्पताल पहुंचा दिया। पुलिस जब यहाँ पर लेकर पहुंची तो आरोपी अरबाज खान उर्फ मंसूरी ने पुलिस की पिस्टल छीन पुलिस पर ही हमला कर दिया। दरअसल अरबाज ने 24 जनवरी को रंगबाज राजू चौहान की हत्या कर दी थी। रंगबाज राजू से शराब पीने के दौरान विवाद हुआ था। विवाद के बाद अरबाज ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी, जिस पर पुलिस ने आरोपियों पर 25-25 हजार का इनाम घोषित कर रखा था। रंगबाज राजू कुछ ही दिन पहले जेल से छूटा था, जिसके बाद बाहर निकलने पर उसके साथियों पर जमकर हुड़दंग भी मचाया था। हालांकि अब न राजू बचा है और न राजू का हत्यारा अरबाज खान। उत्तर प्रदेश में अपराध करने वाले अगर ये सोचते हैं कि वो उत्तर प्रदेश पुलिस की नजरों से बच जाएंगे, तो वो उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि यहाँ अपराध करने वालों का बुलेट ट्रीटमेंट कर हिसाब ऑन द स्पॉट यूपी पुलिस करती है। यह नया प्रदेश है जो अपराध को स्वीकार नहीं करता है। अगर अपराध किया तो उसकी कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। योगी की वार्निंग को नजरअंदाज करने का नतीजा क्या होता है, इन 2 बदमाशों का हाल देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। प्रयागराज में लूटपाट करने वाले इन दोनों बदमाशों को योगी फोर्स ने लंगड़ा कर दिया है। देवरिया में योगी फोर्स को चुनौती देने वाले इस गो तस्कर का हाल देखिए। योगी फोर्स ने जब हिसाब किया तो सीधे अस्पताल के स्ट्रेचर पर पहुँच गया। दर्द से कर्रा रहा ये बदमाश अब अपने कर्मों की सजा भुगत रहा है। कुछ ऐसा ही हाल आजमगढ़ के इन 2 बदमाशों का हुआ।
जहर खुरानी और लूट जैसी वारदातों को अंजाम देने वाले इन बदमाशों का पुलिस ने हाफ एनकाउंटर कर दिया है। यूपी में ऑपरेशन लंगड़ा चलाकर ऐसा सबक दिया जा रहा है जिसे अपराधी कभी नहीं भूलेंगे। यूपी में बदमाशों का बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो गया है। अपराध छोटा हो या बड़ा, अपराधियों पर एक्शन ताबड़तोड़ हो रहा है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज की मौत के मामले में एसआईटी जांच पूरी हो चुकी है। टीम ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप दी है। रिपोर्ट के बाद सिस्टम के कई अधिकारियों पर गाज गिरेगी तो उन चूक का भी जिक्र किया गया है इस रिपोर्ट में, जिसकी वजह से युवराज की जान चली गई। यानी रिपोर्ट सीएम योगी की टेबल पर पहुंच चुकी है। करीब 700 पन्ने की इस एसआईटी रिपोर्ट में हर उस बात का जिक्र है जो बता रही है कि सिस्टम के अधिकारियों ने किस तरह लापरवाही बरती थी। दावा है कि मामले में विभागों ने एक दूसरे को जिम्मेदार बताने की कोशिश की थी, लेकिन अब रिपोर्ट के बाद उनका नपना तय है। योगी आदित्यनाथ ने इस घटना के बाद नोएडा विकास प्राधिकरण के सीईओ एम लोकेश को पहले ही वहाँ से हटा दिया और कई अधिकारियों के ऊपर सस्पेंशन की भी गाज गिर चुकी है। युवराज की मौत को लेकर कई वीडियो और बयान भी सामने आए थे जिसमें साफ लापरवाही की बात सामने आई थी, जिसके बाद सरकार ने एक्शन लेते हुए बड़ी कार्रवाई की थी। लेकिन अब नंबर उन अधिकारियों का है जो अब तक बचे हुए हैं। एसआईटी ने 700 पन्नों की रिपोर्ट योगी सरकार को यानी उत्तर प्रदेश सरकार को भेज दी है और इस रिपोर्ट में कई सवाल खड़े किए गए हैं। उन लापरवाहियों का भी रिपोर्ट में जिक्र किया गया है जिसके कारण युवराज को अपनी जान गंवानी पड़ी। 700 पन्नों की रिपोर्ट में मौके पर मौजूद रेस्क्यू टीम से चूक होने का जिक्र भी किया गया है। साथ ही इसके लिए एसडीआरएफ, दमकल टीम और पुलिस प्रशासन के करीब 12 अधिकारी और कर्मचारियों को जिम्मेदार माना गया है। वहीं इस बात का भी जिक्र है कि इस लापरवाही के लिए विभागों ने एक दूसरे को जिम्मेदार बताने की कोशिश की, यानी एक दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ने की कोशिश करी। वहीं सबसे बड़ा सवाल ये भी खड़ा किया गया है इस रिपोर्ट में कि आखिर युवराज को निकालने में 2 घंटे क्यों लग गए। अगली खबर का रुख करेंगे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव अगले साल है, लेकिन अखिलेश यादव की पार्टी के अंदर अभी से टिकट बंटवारे को लेकर द्वंद्व दिखाई दे रहा है। प्रतापगढ़ में समाजवादी पार्टी की समीक्षा बैठक में सपा नेता शकील अहमद ने बगावती तेवर दिखाए। पूर्व एमएलसी सुनील सिंह साजन की मौजूदगी में हो रही समीक्षा बैठक में शकील अहमद ने यहां तक कह दिया कि अगर उन्हें इस विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिला तो वो निर्दलीय बनकर चुनावी मैदान में उतर जाएंगे। अगर मुझे 2027 में टिकट नहीं मिला तो मैं चुनाव तो लड़ूंगा, चाहे मैं निर्दल लड़ूंगा। मैं बसपा से 3 बार चुनाव लड़ा हूँ, मैं किसी लोगों से कमजोर नहीं हूँ। शकील अहमद का दर्द छलका तो मन में दबी कई शिकायतें भी बाहर आती चली गई। शकील अहमद ने कहा कि चुनाव जिताने के लिए कार्यकर्ता अपनी जान लगा देते हैं, लेकिन पार्टी आला कमान किसी बाहरी कैंडिडेट को टिकट दे देती है। जब भी चुनाव होता है यहाँ बाहर के कैंडिडेट को चुनाव को टिकट देके विधायक तो हम लोग बना देते हैं, लेकिन विधायक कभी फोन नहीं उठाते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता की इस नाराजगी ने 27 के मिशन में जुटे अखिलेश यादव को कड़ा संदेश भी दे दिया है कि विरोधियों से निपटने से पहले पार्टी के अंदर हो रही नाराजगी को दूर करना जरूरी है। उत्तर प्रदेश में चुनावी बिसात बिछने से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा दांव चल दिया है। आज उन्होंने प्रदेश के करीब 12 लाख से ज्यादा टीचर्स और शिक्षा कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है और अब इन टीचर्स को राज्य के बाकी कर्मचारियों की तरह कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। योगी सरकार के इस फैसले को आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है, क्योंकि सरकार के इस फैसले का सीधा फायदा प्रदेश के लाखों शिक्षा कर्मियों को होगा, जिनका इलाज अब सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह के अस्पतालों में फ्री में इलाज हो सकेगा। शिक्षकों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ प्रदान किए जाने के संबंध में आज मंत्री परिषद ने अपनी सहमति दे दी है। ये भी अपने आप में पहली बार हुआ है कि जिन लोगों को इस प्रकार की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करा दी गई। सरकार के इस फैसले से 11,95,391 टीचर्स और शिक्षा कर्मियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा मिलेगी। इसमें 358.61 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इस फैसले को आयुष्मान व्यवस्था के माध्यम से लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक में कुल 32 में से 30 प्रस्ताव को हरी झंडी मिल गई है। बारामती के नायक अजीत पवार को राजकीय सम्मान के साथ आज अंतिम विदाई दी गई। अजीत पवार की अंतिम यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए। देश के गृह मंत्री अमित शाह और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अजीत दादा को श्रद्धांजलि दी। अजीत पवार को आखिरी विदाई देने के लिए उमड़ी ये भीड़ बता रही है कि महाराष्ट्र की सियासत में उनका कद क्या था। हजारों की संख्या में लोग अपने नायक के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे थे। नम आंखों से उन्हें आखिरी विदाई दी गई। अजीत पवार अमर रहे के नारे लगाए गए। उनके दोनों बेटों पार्थ और जय पवार ने मुखाग्नि दी। इस दौरान अजीत की पत्नी सुनेत्रा पवार, चाचा शरद पवार और बहन सुप्रिया सुले की आंखों में आंसू थे।
गृह मंत्री अमित शाह, सीएम देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, नितिन गडकरी और राज ठाकरे जैसे कई नेता उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि अजीत पवार ऐसे चले जाएंगे। उनके हेलीकॉप्टर क्रैश की जांच जारी है। प्लेन का ब्लैक बॉक्स मिल चुका है, जिससे पता चलेगा कि लैंडिंग के वक्त आखिर हुआ क्या था। क्या विमान में कोई तकनीकी खराबी थी? अंतिम समय में पायलट ने क्या कोई आपात संदेश भेजा था? जम्मू में फिर हायर एजुकेशन को लेकर विवाद गहरा गया है। वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज विवाद के बाद अब नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को लेकर ये बवाल खड़ा हुआ है। जम्मू में छात्रों ने एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया है। अपनी मांग को लेकर जम्मू के लॉ कॉलेजों के छात्रों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों ने जम्मू यूनिवर्सिटी परिसर से विक्रम चौक तक रैली निकाली और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हाईवे जाम कर दिया। वाहनों के आगे लेटकर छात्रों ने प्रदर्शन किया। इस बीच प्रदर्शनकारी छात्रों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की और झड़प भी हो गई। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को लेकर जम्मू में एक कड़ा विरोध प्रदर्शन जो है वो कई दिनों से जारी है। जम्मू में ये विरोध प्रदर्शन इसलिए किया जा रहा है कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना जो है वो जम्मू में भी यहाँ पर की जानी चाहिए। छात्रों की मांग है कि अगर NLU कश्मीर में स्थापित होती है तो जम्मू में भी उसी स्तर का एक संस्थान खोला जाना चाहिए, क्योंकि हायर एजुकेशन के नाम पर कश्मीर को प्राथमिकता दी जाती है। अब जम्मू में छात्र संगठनों के साथ साथ कुछ हिंदूवादी संगठन भी मैदान में उतर आए हैं। मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पंजाब के फाजिल्का में LOC पर BSF और पंजाब पुलिस ने मिलकर एक बड़ी घुसपैठ को नाकाम कर दिया है। BSF जवानों की फायरिंग से घुसपैठी वापस भाग गए और इसके बाद चलाए जा रहे सर्च ऑपरेशन में यहां से भारी मात्रा में हथियार और नशीले पदार्थ बरामद किए गए। ये वो बरामद हुए हथियार है जिन्हें पाकिस्तान से तस्करी कर भारत भेजा जा रहा था, लेकिन बॉर्डर पार से साजिश को BSF जवानों ने नाकाम कर दिया। करीब 60 राउंड फायरिंग के बाद घुसपैठिए इन हथियारों को वहीं छोड़कर वापस पाकिस्तान भाग गए। बरामद हुए इन हथियारों के जखीरे में 11 ग्लॉक पिस्टल, 5 जिगाना पिस्टल, 3 नारिंको पिस्टल, 1 बरेटा पिस्टल, 1 गफ्फार सिक्योरिटी पिस्टल, 22 मैगजीन, करीब 310 कारतूस शामिल है। इसके अलावा सर्च ऑपरेशन में वहाँ से करीब 2 किलो हेरोइन भी बरामद हुआ है। फायरिंग हुई, ਰਾਤ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਸੀ, ਧੁੰਦ ਬਹੁਤ ਸੰਘਣੀ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਬਸੀਕੁਐਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ अर्ਲੀ ਆਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੈਵੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆਫ ਆਰਮਸ, ਐਮੂਨੇਸ਼ਨ एंड हेरोइन मिली। रात के अंधेरे और घने कोहरे का फायदा उठाकर हथियारों की तस्करी की जा रही थी, लेकिन BSF जवानों की सतर्कता से पाकिस्तान के हथियार वाले मंसूबे एक बार फिर फेल हो गए। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में SDM की गाड़ी ने स्कूल बच्चों से भरे ई-रिक्शा को टक्कर मार दी। टक्कर में बच्चों को काफी चोटें आईं, लेकिन SDM मैडम अपनी कार से बाहर तक नहीं निकली। हादसे के बाद भी SDM अंजलि गंगवार अपनी कार में ही बैठी रही। घायल बच्चों को कार में से ही देखती रही। उन्होंने कार से निकलकर बच्चों की मदद की कोशिश तक नहीं की। कार पर SDM साफ साफ लिखा दिख रहा है। अंदर मैडम बैठी हुई दिख रही है। हादसे में स्कूली बच्चों को चोटें भी आई है, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने ही बच्चों की मदद की। क्या हो गया था बेटा? बच्चे को लगी है। अरे रुको तो सही। पापा का फोन नंबर है। ई-रिक्शा चालक का आरोप है कि SDM की गाड़ी तेज रफ्तार में थी और पीछे से टक्कर मारी। मैं गाड़ी पास कर रहा था, वो चंदनाते आ रहे, मेरी तो गाड़ी सेफ निकली, पीछे आके मारा जी। लोगों का कहना है कि जब इतने बड़े पद पर SDM महोदय हैं, तो उन्हें कम से कम गाड़ी से उतरकर बच्चों की जानकारी लेनी चाहिए थी। राजस्थान के जोधपुर में साध्वी प्रेम बाइसा की संदिग्ध मौत ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया। ये मामला अब सिर्फ एक साध्वी की मौत तक नहीं रहा, बल्कि सोशल मीडिया की अंधी ट्रोलिंग, मानसिक प्रताड़ना और डिजिटल सिस्टम की जिम्मेदारी पर भी बड़े सवाल खड़े कर रहा है। बेहोश होने के बाद जिस अस्पताल में साध्वी को लाया गया, वहाँ के डॉक्टर ने बताया कि साध्वी को बुखार था। इसके लिए आश्रम में नर्सिंग स्टाफ को बुलाकर इंजेक्शन लगवाया गया था। इसके कुछ ही देर बाद वो निढाल हो गई थी। उनको बहुत बचाने की कोशिश की गई, लेकिन मौत हो चुकी थी। इंजेक्शन दे दियो जहरीलो, 30 सेकंड में उनके हालत खराब हो गई। लेकिन जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो ये कि साध्वी की मृत्यु के करीब 4 घंटे बाद रात 9:30 बजे उनके इंस्टाग्राम अकाउंट से एक भावुक पोस्ट शेयर किया गया। पोस्ट में लिखा गया कि उन्हें जीते जी न्याय नहीं मिला, शायद जाने के बाद मिले। साध्वी का पोस्ट एक सुसाइड नोट या अंतिम संदेश के जैसा प्रतीत हो रहा था। ऐसे में सवाल उठने लगे कि मौत होने के बाद ये पोस्ट कैसे किया। पुलिस अब इस बारे में जांच कर रही है। सोशल मीडिया का एक्सेस किस किस के पास है, किस किस डिवाइस से है, इन सब के बारे में अनुसंधान में पूरा जानकारी ली जाएगी। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक बार फिर प्रशासन का बुलडोजर गरजा। किसानों की जमीन पर अवैध तरीके से बनाए गए कब्रिस्तान को ध्वस्त किया गया। यानी यूपी में जो अवैध है उस पर बुलडोजर चलेगा जरूर।
जिसकी तस्वीरें भी सामने आई, जहां 2 बुलडोजर की मदद से कब्रिस्तान की दीवारों को गिरा दिया गया। इस दौरान वहां प्रशासन के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। एक एक करके दोनों बुलडोजर की मदद ली गई। आरोप है कि साल 2012 में समाजवादी पार्टी के शासनकाल में किसान की जमीन पर जबरन कब्रिस्तान बनाया गया था। साथ ही इसे बनाने में विधायक निधि का इस्तेमाल किया गया था। इसको लेकर अलीगढ़ जिले के हिंदुवादी नेता और बीजेपी नेताओं ने शिकायत की थी, जिसके बाद अलीगढ़ प्रशासन ने संज्ञान लिया। बुलडोजर बाबा की सरकार है, उस बुलडोजर बाबा की सरकार का बुलडोजर आज दौड़ा है और आज उसका पंजा चला है और उस कब्रिस्तान को, एक कलंक को नष्ट कर दिया गया है। यानी यूपी में साफ है, जो अवैध है वो टूटेगा। बुलडोजर कार्रवाई में किसी गरीब का आशियाना नहीं जाएगा, लेकिन योगी राज में नाइंसाफी नहीं होगी। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। यहाँ पर बुलडोजर ने करीब 6000 वर्ग मीटर की जमीन पर बने अवैध निर्माण को मिट्टी में मिला दिया। दावा यह है कि माफिया यहाँ अवैध कॉलोनी बसाने की फिराक में थे। लेकिन उससे पहले ही योगी सरकार के बुलडोजर ने उनके मंसूबों के साथ ही अवैध निर्माण को भी तोड़ दिया। वीडियो में देखिए कैसे अवैध निर्माण के सामने बुलडोजर खड़ा है और चंद सेकंड में उस निर्माण को रौंदता हुआ आगे बढ़ता है। बुलडोजर की यह कार्रवाई हैबतपुर में हुई है, जहां कुछ माफिया अवैध तरीके से कॉलोनी बसाने की कोशिश में थे, लेकिन प्रशासन ने कार्रवाई की है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि बिना नक्शा पास कराए निर्माण कराने वालों पर एक्शन होगा। योगी प्रशासन लगातार अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन ले रहा है, क्योंकि यूपी में अवैध मंजूर नहीं है। उत्तर प्रदेश की मथुरा में 300 अवैध मकान बुलडोजर के निशाने पर है। कब्जा की गई जमीन को खाली कराने के लिए मकानों को चिन्हित कर दिया गया है। कब्जाधारियों को अल्टीमेटम दे दिया गया है कि कब्जा हटाओ, वरना बुलडोजर किसी भी वक्त गरजने के लिए यहां पहुंच सकता है। उससे पहले लाल रंग से अवैध मकानों पर क्रॉस मार्किंग की जा रही है, नंबर लिखे जा रहे हैं, सब कुछ नोट किया जा रहा है, नोटिस लगाए जा रहे हैं, कब्जाधारियों को वार्निंग दी जा रही है। इसके बाद भी अगर कब्जा नहीं हटा तो बुलडोजर गरजने के लिए फुल स्पीड से दौड़ेगा। मकान ड्रेनेज पर बने हैं, खाली कराने के लिए 300 मकान चिन्हित है, कब्जा हटाने के लिए 7 दिन का अल्टीमेटम है। इसको मार्किंग कर रहे हैं और उसको नोटिस दे रहे हैं लोगों को कि भाई अपना मकान हटा लीजिए, अन्यथा की स्थिति में ये सब तोड़वाई है। कब्जा हटाने का खर्च भी कब्जाधारियों से वसूलने की वार्निंग दी गई है, लेकिन लोग मकानों को वैध बता रहे हैं। तो हमारे पास कागज है किसका, जो नोटरी होती है कोर्ट के अंदर। कोर्ट क्यों मानता फिर इस चीज को? बुलडोजर का हॉर्न बज चुका है। 7 दिन की मोहलत खत्म होते ही वो मथुरा में सबसे बड़ा कब्जा हटाने की कार्रवाई में जुट जाएगा, क्योंकि यूपी में कब्जा मंजूर नहीं है। होली का पर्व भले ही अभी दूर है, लेकिन माघ मेले में आए साधु संतों ने फूलों की होली खेलकर होली के त्योहार का आगाज कर दिया है। दंडी सन्यासियों ने परंपरा के मुताबिक दंडी बाड़ा के मठ मछली बंदर में फूलों और अबीर गुलाल उड़ाकर जमकर होली खेली। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच संतों ने एक दूसरे पर अबीर गुलाल उड़ाए और पुष्प वर्षा भी की। साधु संतों के इस भव्य और दिव्य होली को देखने के लिए पहुंचे भक्तों पर भी साधु संतों ने फूल बरसाकर और अबीर गुलाल उड़ाकर उन्हें आशीष दिया। इस मौके पर मंच पर विराजे साधु संतों ने 1 महीने तक संगम की रेती पर हुए कल्पवास के बाद एक दूसरे से भेंट मुलाकात की रस्म अदा की। परंपरा के अनुसार पौष पूर्णिमा से लेकर माघी पूर्णिमा तक कल्पवास के बाद मेले से विदा लेने से पहले साधु संत फूलों की होली खेलते हैं और माघी पूर्णिमा के स्नान के बाद अपने मठ मंदिरों को चले जाते हैं, जिसके बाद अगले साल फिर से माघ मेले में ही दंडी सन्यासी फिर एक दूसरे से मिलते हैं। एक बार फिर से भारत में जानलेवा वायरस ने दस्तक दी है और ये वो वायरस है जिसकी अभी तक कोई दवा नहीं बनी है। हम बात कर रहे हैं निपा वायरस की, जिसके मरीज मिलने से अब हड़कंप मच गया है। एशिया के कई देशों में स्वास्थ्य एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। भारत में जानलेवा निपा वायरस के 2 कंफर्म केस सामने आए हैं और इसके बाद सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी चिंता बढ़ गई है। थाईलैंड और मलेशिया ने अपने एयरपोर्ट्स पर हेल्थ स्क्रीनिंग कड़ी कर दी है। आखिर निपा वायरस क्या है, कितना खतरनाक है और दुनिया क्यों अलर्ट हो गई है? निपा वायरस एक जूनोटिक वायरस है, यानी ये जानवरों से इंसानों में फैलता है। इसका मुख्य स्रोत माने जाते हैं चमगादड़। WHO ने निपा वायरस को बेहद खतरनाक श्रेणी में रखा है। निपा वायरस की सबसे बड़ी चिंता इसकी हाई डेथ रेट है। वायरस में मृत्यु दर 40 से 75% हो सकती है। शुरुआत में बुखार, सिरदर्द, उल्टी जैसे लक्षण होते हैं, लेकिन गंभीर मामलों में दिमाग में सूजन यानी एन्सेफेलाइटिस हो सकता है, जो जानलेवा साबित होता है। फिलहाल इस वायरस के लिए कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। ऐसा कोई खास इलाज भी नहीं है जो इन्फेक्शन को पूरी तरह से ठीक कर सके। पंजाब के मोहाली में एसएसपी दफ्तर के बाहर दिन दहाड़े हुए मर्डर के मामले में पुलिस ने गोल्डी बराड़ के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। मृतक की पत्नी के बयान के आधार पर पुलिस ने अब एक्शन लेना शुरू किया है। वहीं हत्या के बाद गैंगस्टर ने खुद ऑडियो जारी कर हत्या की जिम्मेदारी ली। वहीं इस दौरान गोल्डी बराड़ ने अपने भाई गुरलाल बराड़ के मर्डर का भी जिक्र करते हुए पुलिस पर कुछ न करने का आरोप लगाया। कहा कि ये बदला लिया गया है। वहीं ऑडियो सामने आने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
और मोहाली मर्डर में आरोपी शूटर की तलाश तेज कर दी गई है। गुरुग्राम से लव मैरिज की आड़ में लव जिहाद का मामला सामने आया है। एक युवक ने अपनी पहचान छिपाकर एक युवती से शादी की और बाद में उस पर जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने लगा, लेकिन अब 2 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। पुलिस की गिरफ्त में आरोपी ने खुद को हिंदू बताकर लड़की से शादी की, लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही सच्चाई सामने आ गई। आरोपी युवक असल में मुस्लिम है, जो पहले से शादीशुदा है और 3 बच्चों का पिता भी है। लड़की पर आरोपी के परिवार ने इस्लाम धर्म अपनाने का दबाव बनाया। अब पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। आरोपी आरफ उर्फ आरिफ के साथ उसके साथी तारिफ को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। अगर आप चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपको चौंका सकती है। चांदी की कीमतें लगातार नए रिकॉर्ड्स बना रही हैं। भारत से लेकर अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक चांदी में ऐसी तेजी देखने को मिल रही है जैसी शायद ही पहले कभी किसी ने देखी हो। चांदी की कीमतों ने इतिहास रचते हुए 4 लाख रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है। चांदी को 4 लाख के जादुई आंकड़े को छूने के लिए महज 20,000 रुपए की जरूरत थी, जिसे उसने सिर्फ 24 घंटे के अंदर पूरा कर लिया है। 28 जनवरी को चांदी की कीमत 3,80,000 रुपए प्रति किलो थी। 29 जनवरी को कीमतों में 20,000 रुपए की और बढ़ोतरी हो गई और चांदी 4 लाख प्रति किलो पर पहुंच गई। दिसंबर 2025 से चांदी की चाल कैसे है वो भी जान लीजिए। दिसंबर 2025 में चांदी के दाम 2 लाख प्रति किलो थे। 19 जनवरी 2026 में 3 लाख प्रति किलो पहुँचे और 29 जनवरी को सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए गए। 4 लाख प्रति किलो पर पहुँच गई चांदी। बाजार में इस ऐतिहासिक तेजी ने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर ये कीमतें कहां जाकर रुकेंगी। एक तो दुनिया के अंदर इस टाइम जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स चल रही हैं, उसको लेके जो सप्लाई चेन डिसरप्शंस लोगों को नजर आता है कंट्रीज के अंदर, की वजह से इसकी डिमांड जो है वो बढ़ रही है। आखिरकार चांदी के दामों में इतनी तेजी क्यों आई है, ये भी आपको हम समझाते हैं। सबसे पहला कारण है इंडस्ट्रियल डिमांड। सोलर, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भारी इस्तेमाल चांदी का हो रहा है। चांदी अब सिर्फ ज्वेलरी नहीं, जरूरी कच्चा माल बन गई है। दूसरा सबसे बड़ा ये वजह है कि चांदी के दामों में जो तेजी आ रही है वो ट्रंप के टैरिफ का डर जो है वो अमेरिकी कंपनियां चांदी का भारी स्टॉक जमा कर रही हैं। ग्लोबल सप्लाई में कमी से कीमतें ऊपर चढ़ रही हैं। तीसरा कारण है मैन्युफैक्चरर होड़। प्रोडक्शन रुकने के डर से सभी पहले से खरीद रहे हैं और इसी वजह से आने वाले महीनों में भी चांदी में, सोने में ये तेजी बनी रह सकती है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में उस समय हड़कंप मच गया जब मिट्टी में खजाना मिलने की खबर फैल गई और जैसे ही ये खबर गांव में पहुंची तो राजगढ़ किले के पास लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। किस्मत बदलने की चाहत में लोग खजाना ढूंढते रहे और खुदाई करने लगे। दरअसल यहाँ खेत पर गई महिलाओं को मिट्टी में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। महिलाओं ने उसे उठाकर घर ले जाकर दिखाया और यहीं से खजाने की चर्चा आग की तरह फैल गई। बस फिर क्या था, ग्रामीणों की भारी भीड़ जुट गई। महिलाएं, बुजुर्ग और युवक सब हाथों में फावड़े और औजार लेकर मिट्टी की खुदाई में जुट गए। कई लोगों ने सैकड़ों साल पुराने सोने के सिक्के मिलने का दावा भी किया। तो अरबी भाषा मुगल शासन की है, ऐसा कुछ उर्दू भाषा लिखी हुई है और कुछ बिस्कुटें में सोने की बिस्कुटें भी मिली हैं कुछ लोगों को। करोड़ों का माल मिला है। हालांकि प्रशासन की तरफ से अब तक खजाना मिलने की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन किले के आसपास खुदाई जारी है। देखना होगा कि क्या वाकई जमीन के नीचे ऐतिहासिक खजाना है या सिर्फ अफवाह है। उत्तर प्रदेश में अब अस्पताल ही बीमार हो चले हैं, इतने बीमार कि वहां अब इंसानों और जानवरों में अंतर नहीं समझा जा रहा। इंसानों का इलाज टॉर्च की लाइट में हो रहा है। डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मचारी नए नए कीर्तिमान रच रहे हैं। ऐसा कहने की वजह ये 3 तस्वीर है। पहली तस्वीर जहां मरीज की जगह चूहे अपनी फरियाद लेकर अस्पताल पहुंचे, दूसरी तरफ अस्पताल के बेड पर कुत्तों का कब्जा और अब तीसरी तस्वीर जहां मोबाइल की लाइट में मरीज का इलाज हो रहा है। ताजा मामला यूपी के मैनपुरी का है, जहां महाराजा देव सिंह अस्पताल में डॉक्टर मरीज के सिर पर टांके लगा रहा है और दूसरी तरफ अटेंडेंट अपनी कला का अनोखा प्रदर्शन करते हुए दोनों हाथों से मोबाइल पकड़कर दिखा रहा है। दरअसल यहाँ बारिश के बीच बिजली जाने के कारण करीब 2 घंटे तक अस्पताल में अंधेरा छाया रहा। इससे यहाँ भर्ती मरीजों में आक्रोश दिखा। लाइट नहीं थी और इन्वर्टर भी काम नहीं कर रहा था, जिसके बाद डॉक्टर ने टॉर्च लाइट में ही इलाज किया। हालांकि जानकारी होते ही सीएमएस डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार रात में ही अस्पताल पहुँचे। रात में ही जनरेटर को ठीक कराया गया। दूध और तेल ये 2 ऐसी चीजें हैं जिनका हर घर में किसी न किसी रूप में इस्तेमाल होता है, लेकिन कुछ लोग इसकी आड़ में आपके घर में जहर बेच रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश से लेकर बिहार तक नकली दूध और तेल बनाने वालों का पर्दाफाश हुआ है। पर्दाफाश मध्य प्रदेश के मुरैना में हुआ, जहां डेयरी पर छापा मारा गया, तो वहीं बिहार के मोतिहारी में नकली सामान बनाने की फैक्ट्री पर छापा मारा गया है।
मुरैना की ये वही डेयरी है जिसमें नकली दूध से लेकर नकली ऑयल तक बनाया जा रहा था। जैसे ही खाद्य विभाग को जानकारी मिली तो छापा मारा गया, जिसमें देखिए कैसे दूध बनाने का सामान और ऑयल बनाने के केमिकल का इस्तेमाल किया जा रहा था। नकली का खेल लंबे समय से चल रहा था। विभाग की टीम ने सारे सैंपल लेकर जाँच के लिए भेजे हैं। वहीं बिहार के मोतिहारी में भी लोगों की सेहत से खिलवाड़ जारी है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने फैक्ट्री में छापा मारकर भारी मात्रा में नकली घी, तेल, ऑयल के साथ जरूरी सामान जब्त किया है। लोगों को खाने के नाम पर जहर परोसने वाली फैक्ट्री में ही नकली सामान बनाकर उसे पैक कर मार्केट तक पहुंचाते थे। पुलिस ने सामान जब्त कर कार्रवाई शुरू कर दी है। तेलंगाना के विकाराबाद में एक चौंकाने वाली घटना हुई है। एक बेटी ने अपने माता पिता को जहर का इंजेक्शन लगाकर मार डाला। हत्या की वजह थी उसके माता पिता लव मैरिज की जिद का विरोध कर रहे थे। आरोपी सुरेखा कुछ समय से एक युवक के साथ रिलेशनशिप में थी और अपने पार्टनर से शादी करना चाहती थी। उसके माता पिता इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे, जिससे घर में अक्सर झगड़े होते थे। इसलिए सुरेखा ने अपने माता पिता को रास्ते से हटाने का दिल दहला देने वाला फैसला लिया। सुरेखा पेशे से नर्स है, वहीं से नींद के इंजेक्शन लेकर आई। दर्द के इलाज का बहाना बनाकर उसने पहले अपनी माँ और बाद में पिता को इंजेक्शन का ओवरडोज दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। मौत के बाद सुरेखा ने पूरे घर में हड़कंप मचा दिया और अपने भाई को फोन करके बताया कि माता पिता की तबीयत अचानक खराब हुई और उनकी मौत हो गई। जब उसका भाई घर पहुंचा तो उसे पूरे मामले पर संदेह हुआ। भाई की शिकायत पर पुलिस ने सब सख्ती से पूछताछ की और सुरेखा टूट गई और उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। पुलिस ने सुरेखा को गिरफ्तार कर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया। खबर कश्मीर से, जहां ठंड अब सिर्फ मौसम नहीं मौत की चेतावनी बन रही है। पहाड़ों से गिरती बर्फ ने पूरी घाटी को जकड़ लिया है। हालात ऐसे हैं कि कश्मीर की सर्दी खून जमा देने वाली अब हो चुकी है। कश्मीर घाटी में लगातार बर्फबारी ने जिंदगी की रफ्तार रोक दी है। सड़कों पर बर्फ की मोटी परत, चारों तरफ सन्नाटा और कपकपाती ठंड। तापमान 0 से नीचे गिर चुका है और हर सांस के साथ ठंड का कहर महसूस किया जा सकता है। श्रीनगर से जम्मू तक रास्ते बंद है। हाईवे बार बार ठप हो रहे हैं। हाईवे सेवाएं प्रभावित हो रही है। लोग घरों में कैद है और बाहर निकलना जोखिम बन चुका है। एक छोटी सी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। तमाम राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात के लिए बंद है। हवाई ट्रैफिक ठप है और कई इलाकों में बिजली गुल हो गई है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में कुदरत ने एक बार फिर अपनी ताकत दिखाई है। जब लोग गहरी नींद में थे तभी मारवा सब डिवीजन में पहाड़ों से तेज रफ्तार में बर्फ का तूफान नीचे की ओर गिरने लगा। देखते ही देखते पूरा इलाका बर्फ की मोटी चादर में ढक गया। कश्मीर में ठंड का ये सितम अभी और बढ़ने वाला है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक बर्फबारी जारी रहने की चेतावनी दी है। बुलडोजर का जब भी नाम सुनते हैं तो जहन में तोड़फोड़ वाली ही तस्वीर उभरती है, लेकिन बुलडोजर सिर्फ तोड़ता नहीं है बल्कि प्रसाद भी बनाता है। राजस्थान के कोटपुतली में भैरूजी के मेले में बुलडोजर से अनोखी तैयारी हो रही है। यहाँ पर मेले में बंटने वाले चूरमा को बुलडोजर की मदद से बनाया जा रहा है। 1, 2 और 3 ये 3 बुलडोजर यहाँ तोड़फोड़ नहीं बल्कि श्रद्धा और भक्ति के काम पर लगे हुए हैं। ये तैयारी कर रहे हैं राजस्थान के मशहूर भैरोजी मेले में बंटने वाले महाप्रसाद को बनाने की। जी हाँ, इन बुलडोजर की मदद से भैरोजी मंदिर में 651 क्विंटल चूरमे की प्रसादी बनाई जा रही है। मेले में बांटने वाले महाप्रसाद को बनाने के लिए सेवादारों को काफी वक्त लगता। ऐसे में महाप्रसादी बनाने का जिम्मा बुलडोजर को दे दिया गया। और देखिए बुलडोजर कितनी आसानी से मेले में बंटने वाले प्रसाद को तैयार कर रहा है। चूरमे में देशी घी, खांड और मेवा मिलाई जा रही है। श्रद्धा के काम में जुटे इन बुलडोजरों को देखकर आपको भी यकीन हो गया ना कि बुलडोजर सिर्फ तोड़फोड़ ही नहीं करता, प्रसाद भी बनाता है। राजस्थान के कोटपुतली में भैरूजी मंदिर में 30 जनवरी को होने जा रहे मेले में हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा और विशाल भंडारे का आयोजन होगा।